164 एफोरिज्म में कहता है 164 एफोरिज्म में 164 कि अगर आप ना जो सिम्टम्स होती हैं पिक्यूलर विच आर आल्सो नोन एज करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स, आगे जो चंद होती हैं एक दवाई में 1000 से 1200 सिम्टम्स होती हैं एज वी डिस्कस्ड। आप अगर वो चंद अलामात आप मैच करते हैं और बाकी जो बल्क सिम्टम होती हैं, जो कॉमन सिम्टम और बहुत सारी होती हैं एक दवाई में, अगर आप ये मैच नहीं करते तो आप शिफा तक पहुंच सकते हैं। 165 एफोरिज्म में हानीमैन कहता है आर्गेनेट ऑफ मेडिसिन में, आप अगर छठा एडिशन पढ़े आर्गेनेट ऑफ मेडिसिन का, तो 165 में कहता है कि अगर आप ना ये पिक्यूलर जो चंद सिम्टम्स होती हैं, फ्यू सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम्स की बात कर रहा है, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स की बात कर रहा है, अगर ये आप मैच नहीं करते हो, बाकी जो अलामात होती हैं वो सारी आप मैच करते हैं, आप शिफा तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। थर्ड एफोरिज्म में क्या कहता है? थर्ड एफोरिज्म में डॉक्टर की खुसूसियात बयान करता है कि डॉक्टर को फिजियोलॉजी, एनाटमी, पैथोलॉजी, मटीरिया मेडिका, आर्गेनेट ऑफ मेडिसिन यानी ऑब्स्टिकल रिमूव करना जानता हो, ये होम्योपैथिक डॉक्टर होगा। उसके बाद 153 एफोरिज्म की हमने बात की, तो 153 में कहता है कि आप 7 एफोरिज्म की हमने बात की, तो 7 एफोरिज्म में कहता है कि जी अगर आपको कोई पॉजिटिव ना मतलब कोई काज आपको नहीं मिलता, फंडामेंटल बुनियादी काज आपको नहीं मिलता बीमारी में कि ये बीमारी ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, इसके सिम्टम्स जो हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, जो बुनियादी ख़राबी है वो कहाँ से है, तो देन व्हाट शुड बी डन, तो आपने एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस उसको करना है और मतलब लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करनी है, उसका डाइट प्लान ठीक करना है और आपने सिम्टम पे जानना है। 153 एफोरिज्म की जिसकी हमने बात की, कंक्लूड करते हैं सारा जो हमने आर्गेनन थोड़ा सा आपको समझाया कि आर्गेनन क्या कहता है। तो 153 यानी 153 एफोरिज्म में हानीमैन कहता है कि आपने अलामात कौन सी वाली मैच करनी है, अनकॉमन सिम्टम्स की बात कर रहा है, डिस्टिंग्विशिंग, पिक्यूलर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करता है। वो कहता है 153 एफोरिज्म आज पढ़ें, आप घर जाके आप पढ़ें उधर, आप वो कहता है कि अगर आप ना ये जो बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं ये आपने क्यों नहीं मैच करनी। कहता है कि ये जो बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं 1000-1200 सिम्टम्स जो एक दवाई के अंदर होती हैं, मॉर्बिफिक एजेंट के नाम से उसने इस दवाई को मतलब ये कि एक बसनी बीमारी का नाम दिया उसने होम्योपैथिक दवाई को। कहते हैं ये बहुत सारी जो सिम्टम्स होती है कॉमन सिम्टम होती है, कहते हैं ये तो बहुत सारी दवाइयों में होती है, और कहता है कि जो ये कॉमन सिम्टम्स होती हैं तो बहुत सारी बीमारियों में होती हैं। मिसालें देता है आपको, कहते हैं जी मलेज, मतलब एक जैसा बंदा बेदम है तो बेदम तो बंदा बहुत सारी बीमारी में हो सकता है, हेपेटाइटिस में हो सकता है, टाइफाइड में हो सकता है, हाइपरटेंशन में हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, एनीमिया में हो सकता है, यूटीआई में हो सकता है, बहुत सारी बीमारी में। कहता है सिम्टम आगे सामने वो ना एग्जाम्पल्स दे रहा है कि हेडेक है, ये कॉमन सिम्टम है, फटीग होता है, एनोरेक्सिया होता है। कहते हैं दीजा अगर ये इस किस्म की अलामात आप मैच करते हैं, कहते हैं ये तो बहुत सारी बीमारियों में होती हैं, और एज वेल एज ये ऐसी सिम्टम जो होती है कॉमन सिम्टम, ये तो बहुत सारी दवाइयों में भी होती है, मॉर्बिफिक एजेंट यानी मसनूई बीमारियों में होती हैं, होम्योपैथिक दवाइयों में होती हैं। कहते हैं ये आप मैच करके ना आप शिफा तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं आपने पिक्यूलर सिम्टम आपने मैच करना। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूँ कि पिक्यूलर सिम्टम क्या। आपको एक मरीज़ मिलता है, वो उसका मतलब जिस्म बेदम होता है, मलेज होता है, फटीग होता है, थकावट मतलब उसको होती है, सर में दर्द होता है, पेंटेल्जिया होता है, बॉडी पेन्स होती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख उसको नहीं लगती, मतलब ये बहुत सारे सिम्टम वो आपके पास लेके आता है। आपको कोई बीमारी आपके जहन में नहीं आती, क्योंकि ये सिम्टम जो है ये कॉमन सिम्टम है, ये बहुत सारी बीमारियों में होते हैं। आप ना अगर वो आपको कहता है डॉक्टर साहब ना मुझे पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आता है, तो एकदम ना आपका जहन में आ जाता है कि यूटीआई है। आप यूटीआई को आगे फर्दर आप वर्कअप करते हैं कि भाई ये किडनी स्टोन की वजह से है, सिस्टाइटिस है, वो अलग मतलब चीज़ है क्या, वो वहाँ आपने फर्दर डायग्नोज करना है, लेकिन आपको एक सिस्टम मिल जाता है। आप ना अगर वो आपको कहता है कि डॉक्टर साहब ये सारी अलामत जो मैंने गिनवाई हो, ये एक अलामत आप रिमूव कर लें, मतलब ये वाला ये जो यूटीआई वाला, बर्निंग मिक्चुरेशन वाला, अर्जेंसी ऑफ यूरिन वाला, ये आप रिमूव कर दें और इसकी जगह इसको फिलिंग द ब्लैंक बना लेते हैं ना कि ये मतलब अब बाकी ये कॉमन सिम्टम एक इसको हमने फिल करना है। यहाँ हमने यूटीआई लगाया, बर्निंग मिक्चुरेशन लगाया और अर्जेंसी ऑफ यूरिन, तो दवाइयाँ हमारा डायग्नोसिस चेंज। अगर हम यहाँ सोर थ्रोट लगाते हैं तो टॉन्सिलाइटिस का इलाज करना है,
टॉन्सिलाइटिस में फर्दर आपने फिर ना वहाँ डिफ्रेंशिएट करना होता है दवाइयों को, आपने देखना होता है कि पीप है तो हिपर सर्फ और सलीशा देना है, कल्कियर सर्फ देना है, एपिस देना है, अगर सुर्खी है तो आपने बेलेडोना देना है, अगर किसी टॉन्सल है तो एलोमिन देना है, अगर ना राइट टॉन्सल है तो आपने लाइको देना है, लेफ्ट है तो आपने फाइटोलक्का देना है, और कैंट कहता है कि आपने लेक्सिस देना है, अगर ब्लूइश टॉन्सल है तो लेक्सिस देना है। तो मतलब ये है कि फिर वो वहाँ टॉन्सिलाइटिस में आपने दवाइयाँ डिफ्रेंशिएट करनी है, उसकी इंडिविजुअलिटी कायम करनी है, ठीक है जी। तो ये मैं बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे ना ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस ए की, यहाँ फिलॉसफी की थोड़ी बात आ गई। बात कहाँ से छिड़ी? बात यहाँ से छिड़ी कि यहाँ हमने बेलेडोना हम पढ़ रहे थे, तो बेलेडोना की हमने बात की कि बेलेडोना में कैंट कहता है कि जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये प्रोट्रूडेड होता है, ये ऐसे बल्ज आउट होता है और लाइक पेड। तो हमने आपसे बात की कि मतलब वो ट्रांसवर्स कोलोन को जानता है तो मतलब वो एनाटमी को जानता है। तो हमने आपको बताया कि भाई एनाटमी और फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ज़रूरी है, तो हमने आपको रेफरेंस दिया आर्गेनियन का। तो हम तीसरे फोर्जन में आ गए कि हानीमैन क्या कहता है कि कौन होम्योपैथिक डॉक्टर होगा और सिम्टोमेटोलॉजी पे कब जाना है और आपने दवाई कैसे सेलेक्ट करनी है। तो ऐसे बात छिड़ी। बाकी एक रही बात एक यहाँ दूसरी जहन में इस वक्त आ रही है, इररिलेवेंट है इससे, लेकिन फिलॉसफी थोड़ा हमने आपको समझा दिया है 8-10 मिनट। तो यहाँ आगे मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि सो कॉल्ड कि ये कुछ हमारे भाई के ये हम मर्ज़ नहीं मरीज़ को मानते हैं, ठीक है जी, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। देखें 1/5 इस आर्गेनन का जो है वो डिजीज़ पे है। आप 70 से आगे जो फोर्स में 10-12 वो पढ़ें, वो सारे आपका डिजीज़ पे आने में बात करता है। आप ना कबीर इंशाल्लाह जब फिलासफी पे हमारे लेक्चर्स होंगे, लेक्चर ऑन फिलासफी, तो हम ना एक एक फोर्सम को हमने आपको डिटेल समझाना है, राइट। सो कम बैक टू द बेलेडोना। बेलेडोना की हम बात कर रहे हैं कि बेलेडोना हेपेटाइटिस ए के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, लेकिन कब आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो रिपीट करते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन पाया जाता है बेलेडोना में, और जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये बल्ज आउट करता है, ऐसे प्रोट्रूडेड होता है। आप मरीज जो होता है वो टेंडर होता है, ठीक है। एग्रीवेट आप करते हैं, प्रेशर से वो एग्रीवेट होता है, आप हाथ लगाते हैं मतलब उसको टेंडरनेस होती है, उसको दर्द फील होता है, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस होता है उसको टच से। इवन के बेड जो होता है या कपड़ा जो उसका जो शर्ट होता है, अगर वो भी इसको इधर टच होता है तो वो टिंडर करता है। आज यही सिम्टम आपको सेम यहाँ आपने लेक्सिस में भी आपको मिलता है। तो यहाँ आपने यू शुड डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेक्सिस, यू शुड कंपेयर लेक्सिस एंड बेलेडोना इज दिस सिम्टम। आप लेक्सिस को आपने कब सेलेक्ट करना है? लेक्सिस का ये है कि अगर मरीज़ को इसके साथ, इस सिम्टम के साथ एक्सट्रीम जो सेंसिटिवनेस होती है, टेंडरनेस होती है, इवन जो कपड़ा भी लगता है, ठीक है जी, बेड से भी उसको ना दर्द महसूस होता है इधर पेट के अंदर, राइट हाइपोकोंड्रियम में, तो आपने थोड़ा सा और चेक करना होता है। अगर उसको डिस्चार्जिस या फाका है या मतलब वो बंद कमरों में उसको घबराहट होती है जिसमें उसके नील पड़ते हैं, अब जो बेल्ट है वो लूज बांधता है, तंग कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक है जी, जेलिसी फील करता है, आप अगर ये सारे सिम्टम हॉट फ्लशिंग होता है तो अब फिर आपने लेक्सिस देना है, अदरवाइज आपने बेलेडोना देना है, राइट। स्टूल जो होगा बेलेडोना का, हेपेटाइटिस ए का जो HIV जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है उसकी इन्फेक्शन की वजह से जो जब जिगर इन्फ्लेम होता है तो उसका जो स्टूल होगा, तो स्टूल इसका हम देखते हैं, स्टूल उसका होता है ग्रीन। सो हम यहाँ जो एनस होल है इसके करीब स्टूल जो है ये ग्रीन आपको ड्रा करके दे देते हैं ताकि आपको निमोनिक के तौर पर ये हमने बना दिया है ताकि आपको जो स्टूल होता है बेलेडोना का ये आपको याद रहे। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है वो है चिलिडोनियम, जो बहुत ही मशहूर दवाई है चिलिडोनियम। बहुत बड़ी दवाई है, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़ होता है इसका। इसको मैं 200 में इस्तेमाल करता हूँ रोज़ाना या खुराक। कब देना है आपने? अगर हम बेलेडोना जो चिलिडोनियम है इसका स्कैन चेक करते हैं, जो स्किन होता है ये जॉइंटिस्ट होता है। इसका मतलब क्या है? ये हम उसका मटीरियल मेडिकल जब पढ़ते हैं चिलिडोनियम का तो वहाँ हमें इसका स्किन जो मिलता है वो पेल मिलता है, जॉइंटिस्ट मिलता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये एक्ट्रिक फेज की दवाई है। विच फेज? एक्ट्रिक फेज की दवाई है। जॉइंटिस के बाद जो सिम्टम आएंगे, जब साख्ती अलामात, जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जो होती हैं वो डिसअपीयर होंगी और 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब एक्सीड करेगा बिलिरुबिन और स्क्लेरा जो वाइट ऑफ द ऑयबॉल है ये पेल होगा, स्किन पेल होगा, ठीक। जॉइंटिस की सिम्टम मांगी, नोजिया होगा, आप ना ये दवाई उधर काम करेगी चिलिडोनियम। वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ और भी हैं, मायरी का बहुत सारी, नेटोफसल, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप करते हैं डिफ्रेंशिएट कैसा
सबसे पहले स्किन से हमने शुरू किया कि इसका जो स्किन होगा चिलिडोनियम का वो क्या होगा, जॉइंटिस्ट होगा, पेल होगा। आप जो कांस्टेंट जो इसका पिक्यूलियर सिम्टम है, इसके मरीज़ को ना कांस्टेंट जो पेन होगा, जो राइट स्केपुला है, इसका जो इंफीरियर एंगल है, इधर कांस्टेंट उसको पेन होता है। जॉइंटिस्ट जो होता है बिलिरुबिन की मिकदार जो होती है ये बहुत सारी दवाइयों में बढ़ती है। आपको ना जो स्किन पेल मिलता है बहुत सारी दवाइयों में मिलता है, ठीक। आप ना यहाँ इसके कुछ 2-3 पिक्यूलियर सिम्टम मैं आपको समझाता हूँ, तो वहाँ से आप ना इजीली ना विद इन नो टाइम ना आप चिलिडोनियम को कर सकते हैं सेलेक्ट, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज द पेशेंट ऑफ चिलिडोनियम। नंबर 1 ये है कि जो कांस्टेंट पेन होगा राइट स्केपुला में, जो इंफीरियर एंगल है यहाँ उसको पेन होगा। गर्म खुराक और मशरूबात जो है ना वो पीना पसंद करता है, उसकी ख्वाहिश होती है। आप उससे एक सवाल हम करते हैं यहाँ अपने क्लिनिक में कि आप चाय कैसे पीते हो, जहाँ मैं कहता है जी मैं चाय गरम पीता हूँ, हम चिलिडोनियम दे देते हैं। अब ये सिम्टम सेम हूँ बहू ना लाइको में भी पाया जाता है। उधर लाइको अब इधर हमने रखा हुआ है लाइको आप लोगों के लिए, तो वहाँ जब लाइको में जाऊँगा तो आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके दे दूँगा कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन चिलिडोनियम एंड लाइको इन दिस सिम्टम। तो दूसरी सिम्टम इसकी जो पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक्स है, जो हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमें हाँ में जवाब देते हैं, मरीज जिगर का होता है, तो हम ना उसको चिलिडोनियम 200 में रोज़ाना एक खुराक देते हैं। कभी कभार ना 10 मरीज़ों में 1 मरीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम चिलिडोनियम 1 में दें। गर्म मशरूबात, ठीक है, गर्म चाय, और ये एक दर्द वाला बात जो हमने की आपसे कि जो स्केपुला का इंफीरियर एंगल है यहाँ दर्द होता है। आप जब हम इसका एब्डोमिनल सिम्टम देखते हैं चिलिडोनियम का कि इसका एब्डोमेन के अंदर क्या जो सिम्टम्स आती है वो है जॉइंटिस ड्यू टू ना हेपाटिक एंड जीबी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है जी। जब कभी भी इधर ना जो इंट्रा हेपाटिक बिलियरी चैनल्स हैं, सफरावी नालियाँ हैं, और जो एक्स्ट्रा हेपाटिक सफरावी नालियाँ हैं, अगर इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट, अगर इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल जो होता है वो वापस रीपेल करता है और वापस साइनोसाइड्स में आता है और वहाँ से सेंट्रल वेन में आता है, और सेंट्रल वेन से जो बिलिरुबिन होता है ये जाता है ब्लड स्ट्रीम में। आप ब्लड स्ट्रीम में सीरम बिलिरुबिन जाता है तो 0 यानी 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एक्सीड करता है और मरीज को जॉन्डिस हो जाता है। अब और दवाइयों में हमने पढ़ा ना, वहाँ डिस्ट्रक्शन था आरबीसीज का, और इधर क्या है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है जी। और दवाइयाँ हमने जो आपको इससे पहले पढ़ी वहाँ जॉन्डिस है, लेकिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज टूटते हैं तो बिलिरुबिन निकलता है, यहाँ रास्ता ब्लॉक है। सो दिस इज द रेमेडी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब अगर इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स कि अगर बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ती है, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो सफरावी नालियाँ हैं वो बंद हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, राइट। तो ये चिलिडोनियम ऑब्स्ट्रक्शन को खोलता है। तो व्हाट वी हैव लर्न, कंक्लूड करते हैं चिलिडोनियम को। नंबर 1 आपने क्या याद रखना है, पेन राइट स्केपुला, इंफीरियर एंगल कांस्टेंट, नॉट इंटरमिटेंट। नंबर 1 गर्म मशरूबात पीने की ख्वाहिश, चाय गर्म पिएगा, राइट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, राइट, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये 3 सिम्टम आप याद रखें, बाकी सारा चिलिडोनियम आप भूल जाएं तो आपको ना चिलिडोनियम प्रेस्क्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट के लिए, ठीक, अब वो है लाइकोपोडियम, जो बहुत बड़ी दवाई है, ट्राइमेज़मेटिक दवाई है। अब मैं अगर लाइकोपोडियम पे बोलना शुरू कर दूं तो ना हमारा 4-5 घंटे लगेगा। हमने अपना टॉपिक में यानी हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट में रहना है। सो मैं आपको बताऊं कि ये दवाई जो है, मैं आपको ब्रीफ इसका इंट्रो दूं कि ये ट्राइमेज़मेटिक है, 3 मियाज़म को कवर करती है। डीप दवाई है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, वो जितने भी आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, वो सिस्टम्स हैं, 75 ट्रिलियन आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो 11 आपके सिस्टम बॉडी के अंदर बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, जब उसमें छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, अब जिनका फंक्शनल जो टिश्यू होता है
यहाँ मैं एक आपको बात बताऊं एनाटॉमी का कि जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, एक उसका सपोर्टिंग यानी सपोर्टिव टिश्यू होता है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी, और दूसरा उसका फंक्शनल टिश्यू होता है विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गन एंड रिस्पेक्टिव सिस्टम। अब मैं आप यहाँ एग्जांपल दूंगा, क्या आपको मैं एग्जांपल दूंगा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो सपोर्टिव टिश्यू है वो है प्लूरा, जो उसको कवर करता है, इन्वॉल्व करता है, और जो उसका पेरेन्काइमा है, फंक्शनल टिश्यू है विच इज टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द लंग्स, जो असल में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है, विच इज नोन एज एल्वुलाई। एल्वुलाई इसका फंक्शनल टिश्यू है, पेरेन्काइमा है, दिस इज व्हाट वी कॉल व्हाट, पेरेन्काइमा। अब मैं आप पॉइंट पे आते हैं, जो लाइको है, लाइको जितने भी ऑर्गन्स हैं जो उसका पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा तो समझ गए ना, अब ये उसको स्ट्रेंथन करता है, क्या करता है, ये को स्ट्रेंथन करता है, राइट, यानी फॉर वीकनिंग ऑफ द फंक्शनल पावर ऑफ द सिस्टम या ऑर्गन, राइट। ट्राइमेस्मेटिक हो गया एक, और दूसरा पेरेन्काइमा जितने भी हैं सिस्टम्स के उनको स्ट्रेंथन करता है। दो चीज़ें ना, इंटॉलरेंस होता है इसका, यहाँ इसको कोल्ड ड्रिंक्स का, जैसे चिल्ड्रन में हमने पढ़ा कि वो गर्म पीता है, तो ये वाला जो लाइको वाला है ना, ये भी ना मशरूबात और गर्म खाने पसंद करता है, इसको भी ठंडे खाने से तकलीफ होती है, राइट, इसको भी ठंडे खाने से तकलीफ होती है। अब यहाँ आपने क्या करना है, आपने चिल्ड्रन से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका जो गैस होगा ना, फ्लैचुनेसी ज़्यादा होगा उसमें, इधर ना जो स्केपुला है, इसके इंफीरियर एंगल में पेन नहीं होगा, इसके इंफीरियर एंगल में पेन नहीं होगा। इसका जो गैस होगा ना वो लोअर एब्डामन में होगा। आप एब्डामन को तकसीम कर लो अपर और लोअर जीआई में। जो लोअर जीआई होता है, अब वहाँ आपने पहचानना कैसे है, उसको फ्लैचुलेंसी ज़्यादा होगी और उससे उसको फ़ायदा होगा। जिस तरह लाइको, इसको हम ना इस सिम्टम पे अगर इसको हम कंपेरिजन करते हैं तो लाइको इसका अपोजिट है, उसको ये अपर जीआई की दवाई है, उसमें डकार बहुत ज़्यादा है। जो पेट फूलता है आपका उसमें चिलिडोनियम, और जब आपका गैस ना नीचे की तरफ खारिज होता है ना ऊपर की तरफ आपका खारिज होता है, आपका पेट जो होता है ऐसे ढोल की तरह फूलता है, रेफनेस, राइट। एनी हाउ कम बैक टू द लाइको। ट्राइमेस्मेटिक है, पेरेन्काइमा जितना भी है सिस्टम्स का उनको स्ट्रेंथ देता है। इसमें इंटॉलरेंस पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स से, गर्म खाने जो होते हैं वो पसंद करता है मरीज़। मीठा की ख्वाहिश होती है, अब मीठा की ख्वाहिश अर्जेंटाइन नाइट्रिक अम्ल में है, लेकिन उसमें बुलंद भांग डकार होते हैं। डकार जो होता है उसको वो लाउड बिल्चिंग है उसके अंदर, यहाँ लाउड बिल्चिंग नहीं है, यहाँ वो अपर जीआई की दवाई है, वो अपर जीआई की दवाई है और ये लोअर जीआई की दवाई है, राइट। अब यहाँ जो गर्म में ना, इसका आपने मुआवजा कहाँ करना है, गर्म पीने की ख्वाहिश में चिलिडोनियम से, और अब यहाँ आपका मीठा खाने की ख्वाहिश भी इधर मौजूद है, तो यहाँ आपने कंपैरिजन करना है अर्जेंटम नाइट्रिकम से, राइट। तमाम केसेस जहाँ लाइकोपोडियम दवा होगी, ठीक है जी, आप वहाँ आपको जितनी भी केसेस आपको मिलती हैं पूरी बॉडी के अंदर जहाँ लाइकोपोडियम आपकी दवा होगी, तो वहाँ आपको ना यूरिनरी सिम्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लाजमी ना उसके साथ यहाँ एक सिस्टम की बीमारी जो सिम्टम्स होंगी ना, या यूरिनरी और या डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्टर्बेंस ना आपको मिलेगा। मरीज को कुछ भी होता है, उसको हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, उसको नमूनिया हो गया है। नमूनिया का मतलब क्या है कि एल्वुलाई ख़राब हो गया, न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया वहाँ चला गया और एल्वुलाई का ना, एल्वुलाई के अंदर उसने इन्फ्लेमेशन कर दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल ना नमूनिया, राइट। अब नमूनिया है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, लेकिन इसके साथ ना आपको या डाइजेस्टिव सिस्टम की सिम्टम्स, डिस्टर्बेंस, और या आपको यूरिनरी सिस्टम की डिस्टर्बेंस साथ आपको मिलेगी, तो वहाँ जहाँ भी लाइको दवा होगी, राइट। अब यहाँ फेलियर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, इसमें कार्सिनोमा इसके अंदर पाया जाता है। कार्सिनोमा जानते हैं ना, ट्यूमर ऑफ द ओमा ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू नोन एज कार्सिनोमा। इमिसिएशन इसमें पाया जाता है। इमिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो आपका स्केलेटन मसल जो होते हैं ये गलना शुरू कर देते हैं और आपका स्केलेटन रह जाता है, स्किन रह जाता है, यानी हड्डी और आपका चमड़ा रह जाता है, बाकी आपका जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स,
ये जो होते हैं स्केलेटन मसल्स जो होते हैं ये आपका ये गिर जाते हैं, ये लाइकोपोडिया में पाया जाता है। वक्त से पहले बुढ़ापा आता है इसमें, वक्त से पहले ना मरीज़ ना बूढ़ा हो जाता है। यहाँ झुर्रियाँ आ जाती हैं, यहाँ हाँ ये इसकी पहचान है, यहाँ लकीरें होती हैं, माथे पर शिकने होती हैं मरीज़ की, ठीक है जी। यहाँ ऐसे शिकने थीबी चढ़ाई होती है जैसे बंदे ने, ऐसे आपको ना यहाँ फोर्ड्स मिलती हैं, रिंकल्स मिलते हैं यहाँ इसके। वक्त से पहले बुढ़ापा आता है। साइटिस में पाया जाता है, यानी जिगर जो होता है वो अगर माल फंक्शनिंग करता है और उसका फंक्शन होता है ख़राब, तो वहाँ आपके पेट के अंदर पानी आ जाता है। यहाँ आपने एक बात ज़हन में रखनी है, अगर जो सिम्टम्स हमने आपसे अभी बयान की कि लिवर जीआई का अंदर अगर गैस मौजूद है, मीठा खाने की ख्वाहिश है या गर्म पीने की ख्वाहिश है, राइट, तो आपने वहाँ तो लाइको को कंसिडर करना है। अब अगर ये चीज़ नहीं है और लीवर सिरोसिस हो गया है, अब अगर ये सिम्टम्स जो हमने बयान की ना, ये गर्म पीने की ख्वाहिश और ये जो क्या कहते हैं जिसको लिवर जीआई का जो गैस होता है, अगर मीठा खाने की ख्वाहिश, ये चीज़ें मौजूद नहीं है और लीवर सिरोसिस हो गया और साथ पेट में पानी आ गया, तो कोएशिया, आप बोरिक को पढ़ें आज जाके ना, कोएशिया, और आप ये रेमेडी आप निकालें, बोरिक मटी रेमेडी का में वहाँ आप पढ़ें, तो वहाँ आपको ना ये पैराग्राफ का एंड पे आपको एक सेंटेंस मिलता है कि लीवर सिरोसिस विद एसाइटिस। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द बोरिक विच आई हैव कन्फर्म इन माई ओवर डिकेड होम्योपैथिक प्रैक्टिस, राइट। एब्डोमेन में बोरिक ने लाइको में लिखा है, आप बोरिक मिठी रेमेडी का खोलें और वहाँ आप जो लाइको है, लाइको मेडिसिन में आप नीचे जाएं एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में आप चेक करें तो एब्डोमेन में वो लिखता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिजीज़ का नाम है, ठीक है जी। बाकी हमने आपको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन आज 3 नंबर एफोर्ज़म, 7 नंबर एफोर्ज़म, 153, 164 और 165 हमने कर लिए और आपको बता दिया है कि भैया भाई जो ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है मरज़मी मरीज़ वाला और ये सिम्प्टोमेटोलॉजी वाला, इसका हमने आपको ऑर्गेनिक के हवाले से आपको कुछ आपको हमने आज के लेक्चर में हमने आपको बता दिया। और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा 40-50 एफोर्ज़म पे हमने बात करनी है, तो मुख्तलिफ़ सेशंस में हमने आपके लिए सीरीज़ प्लान किया है ऑर्गेनिक मेडिसिन का, तो वहाँ हम इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे ना एक एफोर्ज़म पे, राइट। आप लीवर को पढ़े उधर तो उधर लिखा हुआ है कि ब्राउन स्पॉट्स ऑफ द एब्डोमेन, कि जो पेट होता है उस पर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, पीले दाग होते हैं, और कहता है कि बोरिक में कि एट्रोफिक लीवर जो होता है फ्राम नटमेग, हाँ, एट्रोफी जो होती है फ्राम नटमेग लीवर, नटमेग कहते हैं दागी को, जिसमें ब्लॉचेस होती हैं, दाग धब्बे होते हैं जिगर पे, ठीक है जी। अब ना वो ट्रैफिक हो जाता है, मतलब जब वो ट्रैफिक होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रैफिक हो गया, उसका मतलब ये है कि इसके सेल्स मर गए हैं, आपने निक्रोसिस इन्फेक्शन शुरू हो गया और जिगर ना श्रिंक हो रहा है, राइट ना। पर्सन वेयर द स्किन शोज येलो स्पॉट्स अर्थी कंप्लेक्शन, पता है आपको क्यों होता है अर्थी कंप्लेक्शन? इन्हीं में भी आ जाता है, खून की कमी भी आ जाती है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया आपको कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है यहाँ, तो इनीमिया भी आ जाता है और जॉइंटिस का भी यहाँ सेट होता है, तो बिलिरुबिन की मिकदार भी ज़्यादा होती है और खून की कमी भी हो जाती है, तो कंप्लेक्शन आरती हो गई। आप समझ गए कि आरती कंप्लेक्शन जो होता है उसका खास क्या है, राइट। आगे ना आप तभी हम कहते हैं कि आपको आप दवाइयों को समझे, आप दवाइयों को याद ना करें, बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट पेरेंट्स, यू आर अशरफुल मखलूक़ात, राइट। और ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे, जगह जगह हम हर लेक्चर में इंशाल्लाह हवाले देंगे आपको ऑर्गेनिक से, और हवाले देंगे आपको हानीमैन की तसानीफ से, कैंट की तसानीफ से, लेसर राइटिंग से, कैंट लेक्चर से, कैंट फिलासफी लेक्चर, मटीरियल मेडिकल लेक्चर्स, कैंट रिपर्टी से, बोरिक से, लिपि से, बर्नर से, इंशाल्लाह हम आपको पेज नंबर भी बताएंगे, आपका पैराग्राफ और आपका सेंटेंस भी बताएंगे कि किस पैराग्राफ में किधर वो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हमने बात करनी है रेफरेंस पे, गलतियाँ हो सकती हैं, सहवन हो सकती हैं, गलती होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें हवाला दे के, स्पेकुलेशन पे हम ना बात करेंगे ना हम बात मानेंगे, ठीक है जी। तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आप करेक्शन की कोशिश करेंगे, और अगर हवाला कोई नहीं देगा तो हम जवाब नहीं देंगे उसको, राइट।
अब ना जो नेक्स्ट हमारे पास दवाई है हेपेटाइटिस ए की, बेसिकली आपको पता है कि हम हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए को हमने कैसे क्योर करना है, राइट। वो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, लेकिन आपका सिस्टम जो है इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है इसको शॉर्टकट कर दे। आप 3-4 दिन में मरीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं उसका हेल्थ। और पहला एफोर्ज़म आप चेक करते हैं, आप चेक करें एक लकीर का एफोर्ज़म है कि डॉक्टर का मिशन क्या होगा। मिशन की बात करता है, प्रोफेशन की बात नहीं करता, मिशन की बात करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसका काम क्या होगा, जेब और जिस पे उसका नज़र नहीं होगा, उसका जो मिशन होगा कि मैं मरीज़ को जो बीमार है उसको हेल्थ की तरफ वापस कैसे लेके आऊँ, राइट। एनी हाउ साथ साथ आर्गेनेंट की बात चल रही है, चूँकि प्रिंसिपल ऑफ क्योंकि आईन होम्योपैथी है, एक कानून है होम्योपैथी है, तो उस कानून को हमने वायलेट नहीं करना। ठीक करना हमारा काम नहीं है, ठीक करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है, लेकिन हमने फॉलो करना है एथिक्स को, हमने फॉलो करना है रूल्स को, हमने रूल्स वायलेट नहीं करने, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है, हमने तकरीबन 7 दवाइयाँ डिस्कस की, ठीक। वो हमारे पास है नेट्रम सल्फ, जो बहुत बड़ी दवाई है, एंटीसाइकोटिक दवाई है। नेट्रम सल्फ जो होता है, यहाँ आप नेट्रम सल्फ में मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें आप उधर याद रखें। एक हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा बिलियसनेस, बिलियस फॉर बाइल, सोफ्रा। हाइड्रोजिनॉइड को थोड़ा समझते हैं इस वर्ड को, फिर देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन क्या है, फिर थोड़ा सा मियाज़म टच करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजिनॉइड वर्ड के अंदर देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा तो पानी उधर होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पानी की मिकदार ज़्यादा हो, ग्रोवल एक डॉक्टर था, उसने 3 कॉन्स्टिट्यूशन बयान किए। हाइड्रोजनाइड जो हानीमैन का साइकोटिक मियाज़म है, कार्बन नाइट्रोजनाइड और ऑक्सीजनाइड, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन बयान किए। ये बिलतरतीब हानीमैन का साइकोसिस, सिफिलिस और सूरा है। क्लियर। आप यहां इसको बोले लिखता है कि हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो हानीमैन को फॉलो करता है, और करना भी चाहिए। यहां तक समझ गए। अब यहां क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजनाइड का जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है? आप नेट्रम सर को पढ़े, उधर उसकी पहचान लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ इधर, ताकि आपको वो उधर आप पढ़ें और आपको समझना आना शुरू हो जाए कि बोरिंग उस पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब हमने इसको पहचानना कैसे है कि भाई इसके जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा है। अब बरसात के मौसम में ना इसकी तकालीफ जो होती है वो बढ़ती हैं इसके मरीज़ की, चाहे उसका अगर उसका लंग्स अफेक्शन है, सांस फूलने की बीमारी है। जब बरसात होता है तो उसका ना हवा में डैम्प होता है, तो उसको तकलीफ़ बढ़ेगा, पता है वाह। बरसात में हवा में डैम्प ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, जिसके जिस्म में पहले से पानी ज़्यादा होता है, और जब पानी और जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ख़राब हो जाता है। अब इधर इसको होल्ड कर दो। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है जी? एनीवन हु कैन इंस्पायर अस वन बाय वन? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स होती हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से डिफ्यूज्ड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अनटिल जो दोनों एंड्स होते हैं, दोनों साइड्स के, ये हो जाए ना इक्वल। दिस इज व्हाट वी कॉल ना ऑस्मोटिक प्रेशर। नमक जो होता है ना, ये खींचता है पानी को, नेट्रम म्यूआ, क्लियर। तो उधर इसका मतलब वाटर बैलेंस खराब हो जाता है अगर और पानी भी आता है बरसात के मौसम में, राइट। डैम्प वेदर में हम चेक करते हैं उसकी तकालीफ बढ़ेंगी। दरिया के किनारे अगर जो लोग रहते हैं ना, तो उनकी हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है। जो पानी होता है वो दरिया का जो पानी होता है उसके ऊपर जो हवा होती है वो गुजरती है, तो
जो आबी बुखारात होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो लोडेड होता है पानी से, तो वो इनहेल करता है तो पानी और भी जाता है, पानी पहले से भी ज़्यादा होता है। हम इसकी मोडिलिटी चेक करते हैं। अब इस मोडिलिटी के अंदर जो मैकेनिज्म है ना, वो ये जो साइंस उसके अंदर है वो ये है कि पानी का जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। तो पानी को हमने कैसे पहचानना है? बरसात के मौसम में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अगेन बेसमेंट में, दरिया के किनारे रहने वाले सेलर्स, ये बोरिंग में उधर आपका लेटर साहब आप पढ़े उधर लेकर, मतलब किसी भी शिकन में जिसम के अंदर पानी जाएगा ना और तो उसकी तकलीफ़ बढ़ेगी। इवन यहाँ तक कि वो पौधे जो दरिया के किनारे उगते हैं ना, अगर वो भी खाता है ना, इवन फिश भी वो खाता है ना, तो उसकी तकलीफ़ बढ़ती हैं। तो यहाँ से ईजिली ना आप नेट ऑफ सेल्फ को पहचान सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड ना, यानी कोई मुश्किल है इधर? नो। कोई टाइम लगता है? नो। राइट। आपका इसका आप देखिए, जो ये मरीज़ बेहतर भी तो महसूस करता है ना, ये तो हमने उसकी तकलीफ़ बयान की ना कि तकलीफ़ किस चीज़ से बढ़ती है। राइट। आप ना जो इसका अपोजिट माहौल होगा ना, उसमें उसकी तकलीफ़ में अफाका होगा। मतलब ड्राई जो मौसम होगा उसको ये उसको क्या होगा? तकलीफ़ में फ़ायदा होगा, वो खुश होगा, उसकी तकालीफ घटेंगी। अब वाह, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप जब बाहर हीट होगा 37-35 बार डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी होगी एटमॉस्फेयर में, तो हीट बॉडी पे लगता है, बॉडी से ना हवा ड्राई होता है और वहाँ वो हवा सूख जाता है हीट से, और यहाँ आपका बॉडी जो होता है इस पर हीट पड़ता है, इससे जो आपका पानी तो वो एपोरेट होता है। राइट। तो आपके जो बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है ये बराबर हो जाता है, आप बेहतर महसूस करते हैं। तभी कहता है ना कैंट कि आप दवाइयों को समझे, आप दवाइयों को याद ना करें, लेकिन बगैर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के आप दवाइयों को समझ कैसे सकते हैं? सेम जिस तरह आप ना बगैर ना ये टेबल्स और गिनती, फर्स्ट स्टेप काउंटिंग है, सेकंड स्टेप टेबल है, थर्ड सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, और देन बोर्ड मास रूल, एंड देन आपने अलजबरा का सवाल हल करना है। और अगर आप ये रिवर्स करते हैं तो कर सकते हैं? नो। हो सकता है? मुमकिन है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। हर चीज़ का एक बेस होता है। तो सॉर्गिनियन को, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पैथोलॉजी को समझने का एक बेस होता है। आप इसका एक बेस है, वो बेस आपने करना है। जब तक आप वो बेस नहीं करते ना, तो आप बेस आप नहीं बनाते अपनी, तो आप इन चीज़ों को ना म्याज़म को समझ सकते हैं, ना आप ना व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक ड्रग्स को समझ सकते हैं, ना म्याज़म को, ना वाइटल फोर्स को समझ सकते हैं, ना सिंगल सिमिलर प्रूफ पोटेंटाइज डॉक्ट्रिन ऑफ म्याज़म डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्स ऑफ हियरिंग केयर ऑफ लॉ। आप ये चीज़ें आपकी समझ से बाला, आपकी समझ से ऊपर होती हैं, और ना आप मटीरियल मीडिया को समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ें आज जाके घर में, नेट ऑफ सेल्फ, बोरिक मटीरियल मीडिया एन में जाएं, अल्फ़ाबेटिकल है, वो अल्फ़ाबेटिकल मेडिसिन है। आप एन में जाएं, एन में नेट ऑफ सेल्फ, मेडिसिन में सीधा नीचे बोरिक एब्डामन में जाएं। ये ऊपर जो इब्तिदाई लाइन्स है, बहुत काम की लाइन्स होती हैं, वो आपको मैं बता दिया है। उधर एक चीज़ दूसरी भी ऐड कर लो, कोई बताने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं बता देता हूँ कि दिस इज़ लीवर रेमेडी। राइट। कोई ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है इधर, क्योंकि हम कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए का टॉपिक हमारे ही जा रहा है, लेकिन आप लिख दें, ठीक है जी। आप एब्डामन में आ जाएं, आप इसकी जो एब्डामिनल सिम्टम्स हैं आप बोरिक को पढ़ें। यकीन करें, पैरल लफ्ज़ लिखा हुआ है ड्यूडिनल के टार। व्हाट डज इट मीन? कि बोरिक को ड्यूडिनम जानता है, मतलब बोरिक ड्यूडिनम को जानता है, जिजिनम को जानता है, स्टोमक को जानता है, ट्रांसवर्स कोलोन को जानता है, असेंडिंग कोलोन को जानता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है वो एनाटॉमी जानता है। इसका मतलब है वो एनाटॉमी जानता है। आप ना, अगर आप कोई बंदा, आपका कोई हमारा जो यंग डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट को हम ये पढ़ाते हैं और हम उसको कहते हैं ये आप मटीरियल मीडिया को याद करो। अब आप यहाँ से इमेजिन कर लो, ठीक है जी, कि ये जो ड्यूडिनम तक वो पहुँचेगा और ड्यूडिनम को याद करेगा, तो ड्यूडिनम को याद करने से क्या वो इस दवाई को यूज़ करने के काबिल हो जाएगा, या वो ड्यूडिनम को समझ सके कि ड्यूडिनम क्या होता है, और या उसके सामने जो मरीज़ बैठेगा, हम कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं, हम हक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे हैं, और ना हम अक्ल कुल है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम एक आर्गुमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव, कि क्या हम सवाल कर रहे हैं
कि क्या वो ड्यूडिनियम को याद करने से, ड्यूडिनियम को याद करने से दवाई को इस्तेमाल कर सकेगा, वो दवाई को समझ सकेगा। जो उसके सामने मरीज़ बैठता है, क्या वो उससे ये सवाल करेगा कि आपके ड्यूडिनल कटार तो नहीं है, कि भाई आपको ड्यूडिनल कटार तो नहीं है? हाँ, एक रास्ता है, एक तरीका है कि वो बोर्ड पे लिख दे कि भाई सिर्फ मेडिकल स्पेशलिस्ट रब्ता करें, बाकी और कोई क्लिनिक में आने की जहमत ना करे, मैं सिर्फ मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका इलाज करता हूँ, और बाकी रिटायर्ड जो बंदे हैं ना वो जाएं और डॉक्टर के पास। ये तो कोई ले बंदे का मैन का काम है ही नहीं कि वो ड्यूडिनम को समझे और वो आपको डायग्नोसिस दे। अगर जो आपको डायग्नोसिस दे सकता है कि मुझे ड्यूडिनल कटार है, तो वो आपके पास आता नहीं है, वो डॉक्टर होता है। राइट? यहाँ एक क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है जी, हम्बल, कि ये हमारी होम्योपैथी को आपने पोल्यूटेड कर दिया है, क्या से क्या बना दिया है। आप अपने जो कम्युनिटी के जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आप बहनें हैं, भाई हैं हमारे, आप उनको डिटेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको खुद एक चीज़ नहीं आती, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप किसी और फील्ड में जाएं। अगर आप टिप्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नुस्खों पे जा रहे हैं, टिप्स पे कर रहे हैं, तो करें प्रैक्टिस। लेकिन खुदारा ने जो हमारे नए स्टूडेंट्स, जो नए इमर्जिंग डॉक्टर हैं ना, इनको ना खराब करें, क्योंकि होम्योपैथी ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमारी होम्योपैथी का बका का मसला है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो टिप्स पे, आप अपने कम्बिनेशंस पे प्रैक्टिस जारी रखो, लेकिन हमारी होम्योपैथी को बका का जंग है। हम होम्योपैथी का तजदीद कर रहे हैं, हम बोरिक का जो होम्योपैथी है वो उसको लेके आ रहे हैं, ओरिजिनल होम्योपैथी को। हम कैंट और हम हेयरिंग और हम बोनिंग हसन, हम बोनिंग हसन का और हम हनीमैन का वो होम्योपैथी जो है वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई आपने कोई तसनीफ, हमने कोई बुक नहीं लिखी, ना हमने कोई दवाई प्रूफ की, और ना हम उस लेवल के डॉक्टर हैं। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ भी पढ़ते हैं, हम अगर 153 एफोरिज्म पढ़ते हैं, जो आज हमने उसकी बात की, 4-5 एफोरिज्म की हमने बात की, हम अगर एफोरिज्म पढ़ते हैं 153 में, नीचे ना उधर लिखता है, नीचे कहता है ना कि बोनिंग हसन ने बहुत मेहनत की ना होम्योपैथी के लिए, और कहते हैं उसने एक किताब लिख दी ना, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उस पर एक हेड बुक लिखा, ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्यों ना 1000 सिम्टम लिख के ना मरीज़ का भी टाइम ज़ाया करते हैं और 1000 सिम्टम अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, सामने लिख के दूसरों को आखिर में कंपाउंड हाथ में दे देते हैं, और ना रिज़ल्ट भी आपका सिफर होता है, और फिर लोग ना होम्योपैथी के का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं जी मेट्रिकुलेट डॉक्टर है। हम अपनी होम्योपैथी की बका की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने होम्योपैथी को ज़िंदा कर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ताकतवर सिस्टम है। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती कोई वो नहीं है। राइट? एनी हाउ, ड्यूडिनल कटार की बात करता है नेटम सेल्फ में बोरिक, आगे कहता है सीमी कोलन दिया हुआ है उधर, ठीक है जी। आपके साथ आपका हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं, ये सारे खोले, मटीरियल बीडी का लाइट खोले, मटीरियल बीडी का खोल के उधर पढ़े, मैं इधर आपको यहाँ से ज़बानी समझाता हूँ, आप उधर देख के मुझे बताएं। उधर ऐसे सीमी कोलन लगाया हुआ है, सीमी कोलन का मतलब ये होता है कि आगे ये फर्दर एक्सप्लेन है, ठीक है जी। तो ड्यूडिनल कटार के बाद ये सीमी कोलन लगाया हुआ है। आगे कहता है कि जी ये, हाँ आगे लिखता है जी ये जो है हेपेटाइटिस की दवाई है, हेपेटाइटिस लिखा हुआ है शायद यहाँ। हाँ, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? ये बीमारी का नाम है, ये कोई अलामत नहीं है। इसके लिए आपने हेपेटाइटिस को समझना है। हमारे लेक्चर्स देख लो, अभी आगे और सी भी कॉलन लगा हुआ है, कहता है एक्ट्रेस एंड वोमिटिंग ऑफ बाइल। एक्ट्रेस फेज हमने पढ़ाया आप लोगों को। अब ना मैं जो दवाई पढ़ाऊंगा तो आपको हवाले दूंगा जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है उसका। एक्ट्रेस फेज हमने आपको पढ़ाया, शाबाश, इंटरेक्ट करें आप। एक्ट्रेस फेज के बाद हमने उससे पहले हमने प्री एक्ट्रिक फेज पढ़ाया, रिकवरी फेज पढ़ाया। आप इधर एक्ट्रिक फेज लिखा हुआ है, एक्ट्रिक फेज का क्या मतलब हमने बताया था आपको? येलो ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बिलिरुबिन। राइट? इधर एक्ट्रेस लिखा हुआ है,
तो जो हम आपने आपको हेपेटाइटिस ए का क्लिनिकल फीचर तकसीम किए 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में हमने तकसीम किए, प्री एक्ट्रिक, एक्ट्रिक और रिकवरी फेज। अब उसकी ज़रूरत थी, नेटर ऑफ सेल्फ में बोरिक ने लिखा हुआ है कॉलिक इन असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग का मतलब क्या, ऊपर वाला। ट्रांसवर्स कोलोन की बात भी हमने की प्रीवियस उसमें, असेंडिंग कोलोन की भी की, ड्यूडिनम की भी की। ये क्या शो कर रहा है? अभी जब कभी भी मैं कोई भी सीरीज करूंगा, जब मैं थेरेप्यूटिक्स में जाऊंगा, तो मैं एक एक दवाई को उठा के ना वहां से सारा मटीरियल मेडिका आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भरा हुआ है, सारा अर्गेनन आपका भरा हुआ है। 1/5 अर्गेनन डिजीज पे बात करता है। 71 से ऑनवर्ड सारे जितने 10-11 एफोर्स में डिजीज पे बात करता है। ठीक है, असेंडिंग कोलोन ये है, ट्रांसवर्स ये है, डिसेंडिंग ये है, सिग्मॉइड और रेक्टम और एनस होल। जो हमारा GIT जो गेस्ट्रोएंटरोलॉजिक जो हमारे लेक्चर्स है, ठीक है जी, पूरा हमने माउथ से शुरू किया हुआ है ना। तो माउथ पे हमने बात की, सोमाटाइटिस पे की बात की, एब्सेस की बात की, फिर हम एसोफेगस की बीमारियाँ, फिर स्टमक की कैंसर तक, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, सारा हमारा क्रोन्स डिजीज़ और ये आइलाइटिस और ये सारा हमने उधर पूरा हेमोराइड्स और आपका रेक्टल कैंसर सारा उधर हमने पढ़ाया हुआ है। राइट, तो वह हमारे वो लेक्चर आप देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लेक्चर्स के नाम से, उस पर हमने 7 वहाँ प्लेलिस्ट बनाए हैं। 2 हमने और बनाने हैं, एक पैथोलॉजी का और एक फिलॉसफी का। लेकिन फ़िलहाल हमारे 7 उधर प्लेलिस्ट है। एक एनाटॉमी का प्लेलिस्ट है, एक हमारा फिजियोलॉजी का है, एक हमारा पैथोलॉजी का है, एक हमारा मटीरिया मेडिका का है, फर्स्ट ईयर मटीरिया मेडिका का, एक हमारा जनरल मटीरिया मेडिका का है, और एक हमारा इंटरनल मेडिसिन का है, और एक हमारा पब्लिक हेल्थ का है। ठीक है, 2 हमने हमारे प्लान में हैं। अभी हमने वो प्लेलिस्ट नहीं बनाए क्योंकि हमने उसके लिए लेक्चर नहीं किए हैं। ठीक है जी, तकरीबन 74 एफर्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, 20 हमने तैयार किए हैं वीडियोस, और वो आप उसको चेक करके ना आप हमारा बंदे जो है ना उसको अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह अनकरीब। राइट, तो ये सारा हम काम कर रहे हैं। और तकरीबन 320-310 हमारे साथ जो स्पेशल चाइल्ड्स आ गए हैं, स्पेशल बच्चे, माजूर बच्चे आ गए हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 310, 315 या 20, ये तकरीबन अंदाज़ा मुझे 310 से 20 तक ना ये हमारे पास बच्चे, तो उन पे काम कर रहे हैं। तो इधर हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लिनिक में हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेज में लेक्चर्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपना जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम कर रहे हैं। अब जो नेट्रम सल्फ होता है, इसका जो स्टूल आप देखेंगे तो ग्रेट साइज़ होगा। जो पाखाना होगा उसका मकदार ज़्यादा होगा, यानी ग्रेट साइज़ ऑफ द फीकल मास इसके अंदर पाया जाता है। आप इसका हम यूरिन चेक करते हैं, ये हमने स्टूल चेक किया ना, हम इसका यूरिन चेक करते हैं, तो यूरिन हमें लोडेड होगा विद बाइल। अब उसका वजह क्या है? आप ना, ये एक्ट्रिक फेज की दवाई है, मतलब एक्ट्रिक फेज का मतलब है कि 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बिलिरुबिन की मिकदार ज़्यादा होगी, तो निफ्रॉन जो किडनी होता है उसको एक्सीड करने की कोशिश करेगा, तो यूरिन लोडेड होगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो शुगर भी आता है उसमें, क्योंकि पेंक्रियास का यहाँ ये सारा एक फैमिली है। तो हम इसका यूरिन चेक करते हैं, जो नेट्रम सल्फर आरी करवाते हैं यूरिन, तो वहाँ जो केमिकल सेक्शन है, केमिकल सेक्शन वहाँ बाल पिगमेंट के अलावा आप देखते हैं वहाँ शुगर भी बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास दवाई है, वो है बहुत ही मशहूर दवाई है, पॉलीक्रिस्ट दवाई है नाक्सवामी का। राइट, जो इसका मरीज़ होता है ना, ही डज़ अ गुड डील ऑफ मेंटल वर्क। उसके बाद सिम्टम पढ़ाता हूँ, हम पैथोजेनेसिस पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ही डज़ अ गुड डील ऑफ मेंटल वर्क, वो ज़हनी काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक, अनथक करता है, ज़्यादा करता है। अब उसका जो यहाँ से बात शुरू हो गई ना, अगेन क्या करना क्या रहे हैं? पैथोजेनेसिस, कि इसका सिम्टम ओरिजिनेट कैसे होती हैं। हमने जो सेंटेंस यूज़ किया, ही डज़ अ गुड डील ऑफ मेंटल वर्क, ही डज़ अ गुड डील ऑफ मेंटल। आप जब ये मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करता है, तो ये प्रोलॉन्ग ना लेट आवर्स ऑफिस में बैठता है या ओवर स्टडी करता है। राइट, आप क्या करता है, आप जो हिज मेंटल स्ट्रेन, उसका जो मेंटल स्ट्रेन होता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा काम करता है। 18 घंटे जी, 16 घंटे, 12 घंटे रोज़ाना, कोई पार्क नहीं जाता, कोई आउटिंग नहीं करता, फैमिली को टाइम नहीं देता, कोई मतलब ख़ुद को रिलैक्स नहीं करता, रेस्ट नहीं लेता प्रॉपर ना, हर वक्त ना ज़हनी काम में मशगूल रहता है, लेब्स में होता है। और हाँ, बिज़नेस, या कोई अगर वो बिज़नेसमैन है तो हर वक्त बिज़नेस, सुबह भी बिज़नेस, रात को भी बिज़नेस, 2-2, 3-3 दिन रातें वो जागता है, लेट आवर्स बैठता है, लैपटॉप पे काम करता है।
ठीक है जी, चीज़ें मेंटेन करता है, काम करते हैं बहुत। आप उसको क्या क्या होना है, मेंटल स्ट्रेन होना है ना, ज़हनी दबाव आना है ना, स्ट्रेस आना ना, लोड आना ना जहन पे, क्योंकि जहन रिलैक्स नहीं हो रहा ना, लोड आ गया है जी डॉक्टर साहब, लोड आ गया ना, ब्रेन पे लोड आ गया। आप जब ब्रेन पे लोड आएगा, ठीक, तो इसका लाइफ स्टाइल जो होगा वो सेडेंट्री हो जाएगा। सेडेंट्री मतलब क्या, कि मतलब ना वो वॉक करेगा, ना वो एक्सरसाइज करेगा, ना वो जॉगिंग करेगा, वो ज़्यादातर ना बैठा रहेगा। आप उसका जिस्म थका हुआ चकनाचूर होगा। आप प्रोलॉन्ग जब ये काम करता है तो वो कॉफ़ी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके जहन ने तो ब्रेक मांगना है, वो सिगरेट की तरफ जाएगा, वोमेन की तरफ जाएगा, वाइन की तरफ जाएगा। आप प्रोलॉन्ग जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और ऑफिस वर्क है, ओवर स्टडी है, क्लोज एप्लीकेशन है टू बिजनेस, ठीक। अब ये क्या करता है, ये इसने क्या किया, वाइन और वोमेन की तरफ हो गया ना, फॉरवर्ड फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना चाहता है खुद। अब क्या होता है, यहाँ से ना वो दलदल में जाना शुरू हो जाता है। आप इसको सारा जो हमने अभी बातें की ना, से बातें और भी हो सकती हैं, इसको कंक्लूड करते हैं 2 अल्फाज में, कि मतलब इसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब इसका लाइफ और डाइट हो जाता है ख़राब, जिसमें स्टिमुलेंट ज़्यादा होते हैं, जिसमें कॉफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसमें स्नैक्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें चिप्स ज़्यादा होता है, जिसमें नस्वार ज़्यादा होता है, जिसमें सिगरेट ज़्यादा होता है, जिसमें वाइन होता है, जिसमें वमिन होता है, जिसमें विस्की होती है, जिसमें रेस्ट होता है, ठीक है जी। इसमें गुस्से होते हैं, जो गुस्से बहुत करता है, चिड़चिड़ापन करता है, गुस्सा, क्योंकि ये रेस्ट मांगता है, ब्रेक मांगता है इसका दिमाग। तो आप गुस्से करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, एड्रेनालिन रिलीज़ होता है, उसका हार्ट बीट तेज़ करता है एड्रेनालिन, ठीक है जी। उसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जी बनती है। आप उसका चेहरा जो होता है उस पर गुस्से वाला शक्ल उसका बन जाता है, उसका सिंह जो होता है वो रफ हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा उसका मैदा अपसेट होना शुरू हो जाता है ना। अब जब उसका मैदा ख़राब होता है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की तरफ जाता है, ओमप्राजोल की तरफ जाता है, मतलब कहने का ये है, पेंटप्राजोल की तरफ जाता है। ओमप्राजोल राइसिक के नाम से गेट्स कंपनी का आता है, और बहुत सारे नामों से आता है। अब हम ये ओमप्राजोल, लांसप्राजोल, पेंटप्राजोल, ये नेक्सिम, ये स्किम, बहुत सारा ये दवाइयाँ हैं एलोपैथिक की, ठीक है जी। H2 ब्लॉकर्स हैं, फोमिटिडीन, रेनिटिडीन, ये एंटासिड हैं, गेविस्कॉन है, डाइजेक्स MP है, न्यूकेन है ना। ये सफ़ेद शरबत जो चूने वाले जो हैं, वो ट्राइसिड चूसने वाली गोलियाँ हैं, इनो है, ठीक है जी। वो इसकी तरफ जाएगा, लाजमी उसका इंडाइजेशन होता है, वो चलता फिरता है नहीं, और खाता है स्टिमुलेंट्स और खाता है फास्ट फूड, कॉफ़ी, उसमें कैफीन होता है, क्योंकि रेस्ट मांगता है। अब ना दवाइयों में फंस गया। अब दवाइयाँ सारी जो होती हैं वो उधर, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं वो लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं। अब शराब उसका जिगर ख़राब करता है। अब मैदे की गोलियाँ ना, उसका प्रोटोन पम्प्स जो होते हैं ना, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, वैसे ब्लॉक रहते हैं, कहते हैं नो एसिड, नो अल्सर, वो कैंसर डेवलप कर देते हैं। अब ये बहुत सारा ना मामलात में गिर जाता है। इसको सुबह के वक्त ना ये लेट आवर्स तक बैठता है, इसको वोमिटिंग होती है, ठीक है जी। नोज़िया होता है, मॉर्निंग नोज़िया सुबह के वक्त। डॉक्टर साहब मैं जो सुबह उठता हूँ ना, तो मुझे ना नोज़िया होता है, मुझे मतली होती है, उल्टी करने की जी करता है, और स्पेशली ना जब मैं नाश्ता कर लूँ ना, तो मैं नाश्ता नहीं कर सकता, मुझे उल्टी आती है, क्योंकि उसने 10-20 सिगरेट पिए होते हैं रात को, ठीक है जी। रात देर तक वो सोया नहीं होता, लैपटॉप पे काम करता है, ठीक है जी। आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा मैदे पे अभी बोझ होता है, वेट होता है, ठीक है जी, स्टमक पे। अब ये सारा जो कहानी हमने आपको बताया, ये लीड किस चीज़ को करेगा? ये एनीवन हु कैन इंस्पायर अस, एनीवन, वन बाय वन मैं ड्रा करने लगा हूँ। ये पोर्टल कंजेशन, व्हाट? पोर्टल कंजेशन। आप देखें यहाँ पे तो जेनेसिस डेवलप हो रहा है, ये हम नक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ कंजेशन हो गया। आप जब चीज़ें ड्यूटीनम से आएंगी तो वो रिपेल होगी, जब रिपेल होंगी तो उसको गिर्ड भी होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्सेस डिसऑर्डर। तभी कहते हैं कि गिर्ड एंड केट करोनरी आर्टरी डिजीज मॉडर्न लाइफ की बीमारियां हैं, नक्स उसकी दवाई है, राइट। आप इधर गिर्ड होगा, पायरोसिस हार्ट बर्न होगा, इधर वेट होगा, होता है वेट, आप चीज़ें आगे पास नहीं होती, तो इधर चीज़ें अबंडेंट रहती है। अब उसने जगह
अपने लिए जानना होता है स्पेसिस में, तो इसके अंदर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैपिलरीज होती हैं, वो कैपिलरीज के अंदर ना खून चला जाता है, अब वहाँ इंगोर्जमेंट हो जाती है, अब ना रेक्टम के मुकाम पे वो फूल जाते हैं। अब जब वो फूलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल हीमोराइड्स, तो हीमोराइड्स में जाता है, ऑपरेशन की तरफ जाता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में उसको एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन सिप्रोस्पोरिन, सिफा, क्लोरोफिनोलोन्स, सिप्रोक्सिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ये एंटीस्पास्मोडिक नॉन स्टेरॉइड एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो और बिना उसका ये जो होता है ना, जो केस होता है वो कॉम्प्लिकेट होता है ड्यू टू नॉन स्टेरॉइड एंटीबायोटिक ड्रग्स, ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, ड्यू टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, राइट, ड्यू टू एंटासिड्स, ड्यू टू H2 ब्लॉकर्स, ज़ेंटिक, फोमिटिडीन, रेंटिडीन वगैरह, ड्यू टू कॉफ़ी, ड्यू टू सिगरेट, ड्यू टू वाइन, ड्यू टू वुमेन। आप इसका सारा जो पीछे हम जा रहे हैं वापस, जो सारा जो ओरिजिनेट होता है, जो कॉज है, रूट, वो क्या है? वो क्या है? मेंटल स्ट्रेन। मेंटल स्ट्रेन का कॉज क्या है? ओवरवर्क, because he does a good deal of mental work, right? A close application to business, overstudy, right? समझ गए आप? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आगे मैं आपको नक्श, आप मेदर नक्श आपको समझाता हूँ ना, आपको सारी उम्र नक्श समझ आ गया है। आज के दौर की नक्श दवाई है, आज के दौर की इग्निशिया दवाई है, आज के दौर की जिल्सीमियम दवाई है, आज ग्रीफ, आज फियर का दौर है, आज परेशानी का दौर है, आज महंगाई का दौर है, तो इग्निशिया जिल्सीमियम आ गया है। आज मसालों का, स्पाइसेस का, होटलिंग का दौर है, आज सब्जी का दौर है, आज फास्ट फूड का दौर है, परसटीला आ गया, आज एसेंस का दौर है, आज स्पाइसेस का दौर है, जायकों का, मसालों का दौर है, आज मुकाबला है, आज ओवरवर्क है, आज ओवर स्टडी है, आज क्लोज एप्लीकेशन टू बिजनेस है, आज लैपटॉप का दौर है, आज मल्टीमीडिया सोशल मीडिया का दौर है, आज फेसबुक का, आज रात को देर तक चैटिंग का, आज रात को देर तक बैठने का, आज सुबह वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का, इटालियन पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का, उसके घर में पहुंचने का, उसको खाने का दौर है। तो आज का नक्स दवाई है, आज का पर्स दवाई है, आज का दवाई और वर्क का, आपका आज ग्रीफ का दौर है, आज परेशानी का दौर है, आज महंगाई का दौर है। तो आज इग्निशिया और जिल्सीमियम, आज आपका पड़ोस, सुबह आप उठते हैं, आपका आज पड़ोसी से जेलसी होती है, पड़ोसी आज मतलब वो गरीब होता है, 2 दिन बाद उसके पास 3 करोड़ का गाड़ी होता है, आपको तकलीफ होती है, आपका बच्चा आज मुख्तलिफ स्कूल, मतलब आप आज जो आपका तबकाती स्कूल है हमारे मुल्क में, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, दूसरे का बच्चा जो होता है आप साइकिल पैदल में जाता है, दूसरे का बच्चा जो होता है वो 3 करोड़ की गाड़ी में जाता है, वो बीकन हाउस में जाता है। आज फ्रस्ट्रेशन का दौर है, तो आज इग्निशिया का दौर है, कहने का मकसद ये, आज जिल्सीमियम का दौर है, आज नक्स का दौर है। तो इन 3 दवाइयों से आज आप बहुत सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। मैं आपको नक्स जो है ना, इसका पैथोजेनेसिस समझाना चाहता हूँ कि नक्स का पैथोजेनेसिस क्या है, नक्स के सिम्टम कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप पैथोजेनेसिस समझ गए हैं। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द एब्डोमेन, बिकॉज वी आर स्टडिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस ए। एब्डोमेन हम चेक करते हैं, इसका लीवर क्या होगा, इंगोर्ज होगा। हु सेड बोरिक इन हिज मटेरिया मेडिका एन एब्डोमेन विद स्टिचेस एंड सोरनेस। स्टिचेस क्यों होता है? लीवर की इंगोर्जमेंट होती है। अब आप एक दाना लें, दाने में पीप पड़ता है, आप दाने में जब पीप पड़ता है वो पीप बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग कंजेशन पीप की हो जाती है, वहाँ स्टिचिंग होता है। अब इधर ना सुफरा और जो सुफरावी नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, तो हाइपरीमिया यानी ब्लड का जिगर में कॉन्सेंट्रेशन मिकदार बढ़ता है, सुफरा का मिकदार भी बढ़ता है, आगे ड्रेन आउट नहीं होता। अब इंगोर्जमेंट होती है, यहाँ स्टिचिंग पेन इसलिए प्रोड्यूस होता है। राइट, इसका हम कॉन्स्टिपेशन चेक करते हैं, मरीज कॉन्स्टिपेटेड होता है, उसका पेट सख्त होता है। यहाँ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दूँ इसको एलोमिना से, क्योंकि वो देखिए कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हाइड्रासिस है, एस्कुलस हिप है, एलोमिना है, ब्रायूनिया है, सल्फ़र है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कॉलिनसोनिया है, प्लम्बमेट है। आपने नक्स कब देना है मैं आपको समझाता हूँ। एल्यूमिना से इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना। अब इसका मरीज कॉन्स्टिपेटेड है, लेकिन ये पकाने के लिए बार बार जाएगा, लेकिन इसको ना इसका तसल्ली नहीं होगा, अनसेटिस्फैक्टरी बाउल मूवमेंट होगा। इसको ऐसे लगता है ना जैसे अभी इसके रेक्टम में पखाना मौजूद है, वो पूरा खाली नहीं हुआ। जिस तरह प्रोस्टेट का मरीज जो होता है उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसका मसाना खाली नहीं हुआ, उधर अब
जो है मसाने के अंदर क्या पेशाब जो होता है अभी मौजूद है, क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो यहाँ जो होता है, यहाँ इसको ना ये बार बार जाएगा। अब अगर कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ आपके पास आता है और उसको अर्जिंग नहीं है स्टूल का, उसको 3-4 दिन ना कोई हाजत ही नहीं होती पखाने की, तो दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नक्स्वामी का। ये दिस इज ये इंडिकेशन नहीं है नक्स्वामी का, हाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है नक्स्वामी का, राइट। एल्यूमिना में उसको हाजत होती ही नहीं है, स्टूल उसका ड्राई होगा और ऐसे लंबा होगा, ओपियम में राउंड हार्ड बाल होंगे, और इधर क्या होगा, इधर अर्जिंग होगा। कॉन्स्टिपेशन के हमारा चूँकि टॉपिक नहीं है तो हमने 2-3 दवाइयाँ आपको बता दी, बाकी इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन पे कभी बात करते हैं। समझ गए आप थोड़ा थोड़ा वक्त से पखाना उसको बार बार आता है, राइट। रेक्टम इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, और आगे ना आप इसका स्टूल चेक करें नक्स्वामी का मैं यहाँ आपको बताया, ठीक है, कि जब भी मैं किसी भी दवाई का इलाज आप लोगों को बताऊंगा तो ये हमने इंशाल्लाह ये सोचा है कि जिधर भी दवाई में बात आएगी तो हम उसको हाईलाइट ज़रूर आपको करेंगे। आप यहाँ आप में दोबारा एक चीज़ आ गई है, आप नक्स्वामिका का स्टूल देखें तो स्टूल में आप देखें वहाँ आप चेक करें, उधर उसमें लिखा हुआ है पेरिस्टाल्टिक एक्शन इर्रेगुलर, जी लाउड लिखा हुआ है। नक्स्वामिका के स्टूल में लिखा हुआ है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इर्रेगुलर। आप ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इर्रेगुलर याद करने से आप इसको समझ सकते हैं, जवाब दे मुझे। आप अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप अगर मरीज़ से सीखना चाहें तो मरीज़ आपको ये बताने का काबिल है कि जी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ख़राब हो गया है और आप उसको ये दवाई दें, क्योंकि ये अलामत उसमें आपको मिले, क्योंकि अलामत तो वो जो बताएगा तो वो आपने रिकॉर्ड करनी है ना। तो क्या वो आपको कह सकता है जी मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है गट का वो स्लो हो गया है, बता सकता है? बात तो आपने वो लिखनी है जो वो बताएगा, बात तो सिम्पटम तो आपने वो लिखनी है तो वो बताएगा, तो फिर आपने वो मैच करनी है ना। तो क्या आपको वो ये बता सकता है कि पेरिस्टाल्टिक एक्शन जो है इर्रेगुलर है मेरे, जो इधर लिखा हुआ है और बोरिंग में लिखा हुआ है, जो ये गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, इसको गट भी कहते हैं, ये हरकत करता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये हरकत ऐसे करता है, ठीक है जी। अब ये कौन सा मूवमेंट है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब अगर ये ऐसे करता है तो नॉर्मल बॉल मूवमेंट एक ख़ास स्पेस में, अगर ऐसे स्लगिश होता है तो ये नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन, और अगर ऐसे रिवर्स होता है तो उल्टी, और अगर तेज़ होता है तो दस्त। समझ गए मैकेनिज्म सारा? समझ गए। अब इसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा इर्रेगुलर होगा। अब आपको समझ आ गई है कि इसको बार बार पखाने की हाजत तो होती है, लेकिन वो इर्रेगुलर, कभी स्लो होता है, कभी तेज़ होता है, कभी मतलब नॉर्मल होता है तो कभी स्लो हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कभी स्लो होता है। अभी जब ये तेज़ होता है तो आपको पखाने की हाजत होती है, एकदम स्लो हो जाता है, आपका पखाना जो होता है वो उधर रुक जाता है, आगे मूव नहीं करता। तो आपको लगता है, आपको सेंसेशन आती है यहाँ से कि पखाना अंदर है, रेक्टम के अंदर मौजूद है। रेक्टम स्टोर है ना स्टूल का, फीसिस का, कि स्टोर में अभी चीज़ें बाकी हैं लेकिन अभी मूवमेंट नहीं हो रहा, और आप जोर लगाते हैं एब्डोमिनल मसल से, आप थक जाते हैं, पखाना आपका नहीं आता, आप दोबारा आते हैं, फिर वो अचानक से दोबारा एक वो जंप मारता है, फ्लक्चुएशन करता है, नॉर्मल पे आता है, आप पखाने के लिए जाते हैं, पखाना आप उधर पहुँचते हैं, थोड़ा सा बावल मूवमेंट होता है, दोबारा स्लो हो जाता है। तो आप यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इसका पेरिस्टाल्सिस क्या है, वो इर्रेगुलर है। तो यू कैन डायग्नोज, यू आर डॉक्टर्स, आप डायग्नोज करते हैं, आप पहचानते हैं। अब ना ये पहचानता है, आप यहाँ से आपको एक और ना यहाँ से हमने आपको रेफरेंस दिया कि आपको बेसिक मेडिकल साइंसेस समझने हैं, आपको प्री मेडिकल साइंस समझना है, आपको बेसिक मेडिकल साइंस समझना है। प्री मेडिकल साइंस जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बेसिक मेडिकल साइंस से जानते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। और इंटरनल मेडिसिन आपने समझना है, a subject will deal with the clinical feature, etiology, diagnosis and investigation and treatment of disease known as internal medicine आपको समझना है, रेपर्टरी आपको समझना है। आपने ये सारी चीज़ें क्यों समझनी है जो मैंने बताई, प्री मेडिकल और बेसिक मेडिकल, क्योंकि आपने होम्योपैथ बनना है। होम्योपैथ कौन होगा? जो रेपर्टरी जानता हो। होम्योपैथ कौन होगा? जो मटेरियल मेडी का जानता हो। होम्योपैथिक कौन होगा? जो ऑर्गेनन जानता हो। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होगा?
जो फार्मेसी जानता हो, आओ उसको पता हो कि सेंटीसीमल स्केल क्या होता है, डेसिमल स्केल क्या होता है, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन क्या हैं, पर्कुलेशन क्या होता है, मेसुरेशन क्या होता है, टेचुरेशन क्या होता है, मतलब टेचर पुराने के फार्मूले मॉडर्न क्या हैं, पुराने क्या थे, मतलब टेचर कैसे बनाना है, दवाइयाँ कैसे बनती है। ठीक है जी। तो ये 4 सब्जेक्ट समझने के लिए अगेन रेपर्टरी इज द टेक्स्ट टू मटीरिया मेडिका फार्मेसी और ऑर्गेन को समझने के लिए, इसको समझने से बंदा क्या बनता है, हानीवेनियन होम्योपैथिक डॉक्टर। तो होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए आपको प्री मेडिकल और बेसिक मेडिकल साइंसेस आने चाहिए, वरना तो आप प्रैक्टिशनर यानी पेग बनते हैं और टिप्स पे इलाज करते हैं, जटघाना डॉक्टर होते हैं। एम आई क्लियर? आगे इसमें आप पढ़ें, इसका कॉजेशन हम चेक करते हैं ना, ये नक्स्वामिका का, ठीक है जी, कंक्लूड करते हैं नक्स्वामिका को, राइट। मैं आपसे थोड़ा सा फीडबैक लूँ आगे, फिर मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। जी डॉक्टर सादिया, आप समझ गई पैथोजेनेसिस को, किसका पैथोजेनेसिस क्या है, एब्डोमिनल सिम्टम्स समझ गई, स्टूल की सिम्टम्स समझ गई, ठीक है जी। आगे हमने आपको कुछ और नहीं बताना इसके बारे में, राइट। यहाँ तक समझ गई आप? अच्छा, आप ये मेल रेमेडी क्यों है ये बात समझ गए आप कॉजेशन पे आ जाएं। कॉजेशन हमारे पास सबसे कंक्लूजन भी कह सकते हैं और कॉजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। मॉडर्न लाइफ की रेमेडी है, शाबाश, है ना, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में ड्रग्स हैं, थर्ड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, स्पाइसेस है, होटल है, फास्ट फूड है, मैकडोनल्ड है, KFC है, इटालियन पिज़्ज़ा है, मुख्तलिफ बेकरियाँ हैं, सुपर स्टोर है, परेशानी का दौर है, महंगाई का दौर है, ठीक है जी। अल्कोहलिज्म, क्लार्क किसका लिखता है कि ये इसका कॉजेशन है, शराब। एंगर, गुस्सा, कॉफ़ी, डिबोचरी लाइफ, ये लफ्ज़ लिखता है, ये इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा। डिबोचरी लाइफ की बात करता है, लिखा हुआ है उधर। डिबोचरी लाइफ मतलब गैर इखलाकी गैदरिंग, ठीक, गैर इखलाकी गैदरिंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है शराब होता है, जिना होता है, ड्रग्स होते हैं, नशे होते हैं, फास्ट फूड होता है, तिक्के होते हैं, कबाब होता है, फास्ट फूड होता है, कपल डांस होता है, राइट, सिगरेट स्मोकिंग होती है, एक्सेसिव होती है, वाइन होता है, शराब, गैर इखलाकी जिनसी बदकारी जिसमें होती है, इसको क्या कहते हैं, डिबोचरी। क्या कहते हैं, डिबोचरी, यानी गैर इखलाकी जो गैदरिंग होती है। कॉरेस्पॉन्ड टू मैनी डिजीज कंडीशन विच मॉडर्न मैन प्रोन टू। ये दवाई बहुत सारी उन अलामात से मैच करती है नक्स्वामिका, जिसको मॉडर्न मैन जो होता है, जो मॉडर्न बंदा होता है ना, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, जिसको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बीमार होने के, राइट। आप चांस क्यों होते हैं, हमने तकरीबन 3-4 दफ़ा रिपीट कर लिया है, ठीक है जी। सेकंड लाइन मेडिसिन में आ जाएं, हमने जब आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया हेपेटाइटिस ए का, तो हमने आपको 3 हिस्सों में आपका ट्रीटमेंट आपको तकसीम करके दिया था। जिस तरह हमने, शाबाश, अटेंशन प्लीज़, जिस तरह हमने 3 हिस्सों में आपके सिम्टम्स तकसीम किए हेपेटाइटिस के, इस तरह 3 हिस्सों में हमने ट्रीटमेंट भी तकसीम किया था। तो एक हिस्सा हमारा हो जाता है कंप्लीट, जो हमारी प्रैक्टिस का है। फर्स्ट लाइन रेमेडीज़ हमने आपसे डिस्कस की, ठीक है जी। अब सेकंड लाइन मेडिसिन और उसके बाद इंटरकरंट में थोड़ा 2 दवाइयाँ और 5 दवाइयाँ हमने नोसोड और 2 हमने एंटीमियास्मेटिक आपको समझानी है। सेकंड लाइन मेडिसिन में हमारे पास कार्डास्मार है, राइट। कार्डास्मार मैं मतलब टिंचर में इस्तेमाल करता हूँ। आप अगर कार्डास्मार को पढ़ेंगे ना बोरिक में, देखिए हम बोन नेट मटीरियल मेडिकल भी पढ़ते हैं, हम जूलियन भी पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट लीडर भी पढ़ते हैं, हम काशीराम को भी पढ़ते हैं, हम एलन की नोट को भी पढ़ते हैं, राइट। लेकिन हम आपको बोरिक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंसाइज मटीरियल मेडिका है और सबकी क्लिनिक में मशहूर है, सबकी क्लिनिक में मौजूद है, टेबल में मौजूद है और सबका इस पर इत्तेफाक है। वरना हमने आपको यहाँ से दवाइयाँ और भी उठाई हैं, हमने जूलियन से भी दवाई उठाई है और हमने बोननेट मटीरियल मेडिका से भी दवाई उठाई है, और हम अभी आज हमने आपसे डिस्कस वो भी करना है। लेकिन बोरिक का नाम हम ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है जी। आप कार्डास्मार आप लीवर वो पढ़े बोरिक में, उसमें लिखा हुआ है लीवर एंड पोर्टल सिस्टम, इसमें डिस्टर्ब होता है। क्या, लीवर एंड पोर्टल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, ठीक है जी। शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, मतलब ये बोरिक लीवर को भी जानता है, पोर्टल सिस्टम को भी जानता है। इधर देखें,
लीवर को भी जानता है, पोर्टल सिस्टम को भी जानता है। कहता है ये दोनों इसमें डिस्टर्ब होते हैं। शुगर मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? जिगर में होता है। ग्लूकोज, आप देखिए यहाँ आपका जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से इंसुलिन फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर टू वाया ब्लड लीवर हिपेटोसाइट जो शुगर बॉडी को चाहिए होता है वो इस्तेमाल करता है, जो ज़्यादा होता है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ये सारा क्या हो रहा है? अब जब आपका शुगर लेवल कम होता है तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और उससे दोबारा शुगर निकाल के आपकी बॉडी इस्तेमाल करता है। अब ये क्या है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर। तो यहाँ आप पढ़ें कार्डस्मार में, उधर लिखा हुआ है बोरिक ने कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म इसमें डिस्टर्ब होता है। अब लिखा हुआ है कि लीवर और पोर्टल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जब लीवर और पोर्टल सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो डिस्टर्ब होगा ना शुगर मेटाबॉलिज्म। मतलब वो बंदा मेटाबॉलिज्म को भी जानता है, कैटाबॉलिज्म को भी जानता है, एनाबॉलिज्म भी जानता है। दिस सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री स्पेशली। मतलब बायोकेमिस्ट्री को ये बंदा जानता है, केमिस्ट्री को जानता है। अब यहाँ से मैं आपको साथ साथ अपना जो आर्गुमेंट है, जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, वो आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ। लीवर एंड पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं, मतलब वो ये जानता है। आप वहाँ वही बात बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता कि मैं बताऊँ कि ये इसका मतलब ये है कि ये नॉट भी जानता है। अब आपको सिर्फ यहाँ आगे ना, सिर्फ आपको मैं पहले बता दिया, आप जब आगे आएगा तो मैं आपको सिर्फ उसको दोबारा रिपीट करके बताऊंगा। राइट, लीवर एंड पोर्टल सिस्टम डिस्टर्ब, शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब। स्टमक में आप देखें कार्डस्मार का लिखा हुआ है, स्टमक एवर्जन टू साल्ट मील, यानी नफरत करता है, ठीक है जी, नमक से। वोमिटिंग ऑफ ग्रीन फ्लूइड होगा इसको, ठीक है जी। जीबी स्टोन होगा, एनलार्ज लीवर मिलेगा आपको। एब्डोमेन इसका चेक करते हैं आप। हिपेटल्जी होगा। हिपेटल्जी क्यों होगा? हिपेटल्जिया का मैकेनिज्म हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल बयान किया हुआ है कि हिपेटल्जिया क्यों होता है। लेफ्ट लोब में होगा, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है जी, और ये राइट लोब है। तो दर्द उसको इधर होगा ना कि इधर होगा। राइट, हिपेटल्जिया जो होगा वो लेफ्ट लोब में होगा। हु सेड बोरिक इन हिज मटेरिया मेडिका। आपका कहता है कि हाइपरीमिया ऑफ लीवर होगा, बोरिक लिखता है। आप पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, आप सबने मटेरिया मेडिका पकड़ा हुआ है ना, पकड़े रखें, हाथ उस पर आप उंगलियां से पैराएं, ठीक है जी। आप इधर ये लिखा हुआ है बोरिक ने कि इसका जो हिपेटल्जिया होगा लेफ्ट लीवर में, लोब में, राइट, विद हाइपरीमिया ऑफ लीवर विद जॉइंटिस। हाइपरीमिया ऑफ द लीवर लिखा हुआ है, विद जॉइंटिस लिखा हुआ है। हाइपरीमिया का मतलब ये है कि जिगर के अंदर जो होता है खून की नालियाँ होती हैं, अब उधर ना जब खून की कंजेशन हो जाएगी, हाइपरीमिया इसको कहते हैं ना, एनीमिया, अगर खून की कमी होती है तो खून की ज़्यादती हो जाएगी खून की नालियों में। आगे लिखे हुए जॉइंटिस का मतलब क्या है कि सफ़रा की मिकदार ज़्यादा, तो सफ़राई नालियों में भी एज वेल एज खून की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, सफ़रा की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये इसने फूलना ही है ना। आप इसके फूलने को क्या कहते हैं? आप ये अमल क्या है? कंजेशन। ये अमल क्या है? कंजेशन, यानी इंगोर्जमेंट। आप इंगोर्जमेंट होगा तो क्या होगा? लीवर इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। लीवर क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। आप इसको रेक्टल सीए भी हो सकता है। अब जब लीवर इनलार्ज होगा तो हिपेटल्जिया होगा ना। आप पैथोजेनेसिस समझ गए आप। आगे ये सारा वो हम कर रहे हैं जो इधर आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं ना। आप देखें, स्टूल जो होता है इसका हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, नॉटी होता है, चिकनी मिट्टी की तरह, यानी क्ले होता है। क्ले ये लिखा हुआ है। क्ले का मतलब क्या है? चिकनी मिट्टी। आप चिकनी मिट्टी की तरह, मतलब इस पर आप बाइल मौजूद नहीं, बाइल मौजूद नहीं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की दवाई है आपकी। किसकी दवाई है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की दवाई है, ठीक है जी। आप ना स्किन का चेक करते हैं, उसमें क्या होगा? इचिंग होगा। अब इचिंग क्यों होता है? जब फ्लो ऑफ बाइल होगा, जो क्या होगा वो स्टेटिस, मतलब जो फ्लो ऑफ बाइल होगा, जो सफरावी नाले जिगर के अंदर हैं, अगर वो फ्लो स्लगिश होगा, जब वो फ्लो स्लगिश होगा, उसका सिक्रीशन स्लगिश होगा, उसका फ्लो यानी सिक्रीशन और फ्लो, रफ्तार और सिक्रीशन, अगर वो गाढ़ा होगा तो उसको क्या कहते हैं? कोलिस्टेटिस। क्या कहते हैं? कोलिस्टेटिस। अब ये जिगर के अंदर होता है तो इंट्राइपाटिक, अब ये जिगर के बाहर होता है तो एक्स्ट्राइपाटिक कोलिस्टेटिक हो गया रिकॉल। आप जिसम पे खारिश होता है तो दिस इज, आप जिसम पे स्किन पे जो खारिश है, ये आप स्केबीज नहीं है, ये मरीज को स्केबीज नहीं है, ये मरीज को जिगर की वजह से खारिश है। अब आप इधर सुराइनम दें जी, आप जी हाइड्रोकोटाइल दें, आप एक नीशा दें, आप सल्फर इंट्रासिनम दें, नहीं काम करेगा। कर सकता है काम? क्योंकि आपके पास आप खास गलत कर रहे हैं, आप डायग्नोसिस गलत कर रहे हैं। एम आई क्लियर? आप जो इट इज़ कार्डस्मार के बारे में लिखता है कि इट इज़ प्राइमरीली अ लीवर एंड स्प्लीन रेमेडी। ये लीवर का भी रेमेडी है एंड एज वेल एज स्प्लीन का भी रेमेडी है कार्डस्मार, राइट। एंड फ्रॉम
हेमोरेजिस ड्यू टू द अफेक्शन ऑफ दोज ऑर्गन्स। अगर स्प्लीन और जिगर बीमार है और उसकी वजह से खून आता है, मलीना होता है या हेमोप्टिसिस होता है, हेमाटेमेसिस, सॉरी हेमाटेमेसिस है ना, यानी कोई गलत बोल रहा हूँ, हेमाटेमेसिस वॉमिटिंग इन ब्लड, ठीक बोला ना डॉक्टर सादिया, हेमाटेमेसिस या मलीना स्टूल के अंदर, तो उसकी वजह अगर जिगर है, उसकी वजह अगर स्प्लीन है तो ठीक है। तो अगर ये खून खराज खून का होता है और वजह ये है तो कार्डसमार दवा होगी। एक्ट्स ऑन वीनस काजिंग ब्लड स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस में पढ़ा दिया है, ब्लड थिक होता है, मतलब थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो उसका मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, तो वेलोसिटी उसका डिक्रीज होगा, मतलब रफ्तार उसका कम होगा। जब गाढ़ा होगा तो रफ्तार उसका कम हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। आगे लिखता है पोर्टल कंजेशन, लीवर enlarged jaundice, liver affection associated with lungs affection, राइट। कैंट इस पे लिखता है, आप कैंट को पढ़े ना कार्डसमार में, आप कैंट कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल लीवर सिम्टम्स, ड्रैगिंग पेन इन राइट हाइपोकोंडियम मिन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। आप जब आप स्प्लीन के साइड पे सोते हैं ना तो उसको ड्रैगिंग पेन होगा आपको, मरीज को, राइट। लाइक अर्निका, मैग्नीशियम यूवर, टीलिया। कैंट लिखता है दिस रेमेडी स्टेब्लिशेस अ हेल्थी फ्लो ऑफ बाइल। ये जो रेमेडी है कैंट लिखता है, हु सेड, कैंट सेड, कैंट कहता है कि दिस रेमेडी स्टेब्लिशेस अ हेल्थी बाइल फ्लो। आप जब आपका स्टेसिस होगा तो ये हेल्थी बाइल फ्लो, अब जब खारिश होती है आप उसका जो बाइल फ्लो है वो ठीक कर दें। हाँ, फ्रॉम विच मेडिसिन, फ्रॉम कार्डसमार, ठीक है जी। कौन कहता है जी, कैंट कहता है। कैसे कोई बड़ी अथॉरिटी है होम्योपैथी की दुनिया में, ठीक है जी। आप कोई कहते जी मैं कैंट को नहीं मानता, ठीक है, ना माने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो होम्योपैथिक डॉक्टर हम उसको नहीं मानते। आप कैंट लिखता है इसलिए आप देखें, इसलिए जो ये कोलेस्टेसिस होगा ना, ये इस्टेब्लिशेस, ये कब इस्टेब्लिश करेगा बाइल को, जब बाइल की बाइल का थिकनेस जो सफरा का है, सफरा है, उसका जब थिकनेस इंक्रीज होगा ना। आप इसलिए जीबी स्टोन की में भी काम करता है, हम इस्तेमाल करते हैं इसको जीबी स्टोन में, कि वहाँ क्या होता है, वहाँ थिकनेस ज़्यादा हो जाती है ना बाइल की, तो उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, तो जीबी स्टोन होता है। अब ना लास्ट हम मैं दवाई आपको समझाऊंगा आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस एम ए विच इज़ नोन एज च्यूनेंथस। च्यूनेंथस बहुत ही खूबसूरत दवाई है। च्यूनेंथस के आपका अगर हेड सिम्टम देखें यहाँ, ठीक है जी, तो मेरी टाइप ऑफ हेडेक्स जो होती हैं, जो मैं क्लिनिकल में इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको वहाँ बताता हूँ। बहुत सारे जो सर दर्द होते हैं उसमें च्यूनेंथस का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सर दर्द में। पेन इसका जो होगा रीजन ये वाला है, फॉरहेड, जिस तरह हम कहते हैं ऑक्सीपिट में नाक जिनसीमियम है, इधर क्या है प्रोनोस्पाइनोसा है, इधर क्या है च्यूनेंथस है, इधर क्या है टेम्पोरल रीजन में बेलोडोना है, राइट पे क्या है सिंगोनीरिया है, लेफ्ट पे क्या है स्पाइजीरिया है। तो ये फ्रंटल हेडेक की फ्रंट यानी यहाँ की दवाई है। अब यहाँ जो साइनस है यहाँ की दवाई ब्रायोनिया है, लेकिन हम हेडेक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया। आप पेन फॉरहेड में होगा और चीफली और आई, जो आई होता है इसके ऊपर होता है, राइट। इसमें अक्सर जो बिलियस वॉमिटिंग होता है, ठीक, लेकिन हम तो जब इस्तेमाल करते हैं इसका यहाँ रीजन पे जब दर्द होता है, ख़ासकर जब आंखों के ऊपर होता है। हम इसका जिगर चेक करते हैं, सर के बाद हम जिगर चेक करते हैं मरीज़ का। आप वहाँ डिरेंजमेंट हमें मिलती है जॉइंटिस, अगर जॉइंटिस है और डॉक्टर साहब मुझे हर गर्मी में जॉइंटिस हो जाता है, मतलब गर्मी में उसका लीवर सेल टूटना शुरू हो जाते हैं, च्यूनेंथस मेडिसिन होगा। अब उसको शुगर हो गया, उसका शुगर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया, हम च्यूनेंथस देते हैं। उसका इंसुलिन जो होता है रेजिस्टेंस होता है, कहते हैं जी मुझे इंसुलिन ही काम नहीं कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर होता है, हम च्यूनेंथस का इस्तेमाल करते हैं। 30 में मैं कोई नोसोड नहीं लगाता, च्यूनेंथस का इस्तेमाल करते हैं हर गर्मी में। देखिए सर क्लिनिकल में बताऊं, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे। सर दर्द होता है मुझे, इधर होता है, आंख पे होता है, मैं इधर का, मुझे कहते हैं मुझे इधर सर दर्द होता है, मैं दे देता हूँ, साथ गैस के अलावा थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ, वरना मैं चेक भी नहीं करता, बात नहीं करता उससे। डॉक्टर साहब मुझे हर गर्मी में शुगर यार कान जॉइंटिस हो जाता है, मैं देता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, मेरा शुगर नीचे नहीं आ रहा, तो मैं च्यूनेंथस दे देता हूँ। मैं उसका लेफ्ट कॉर्नर चेक करता हूँ, वो वाला साइड स्प्लीन वाला, यहाँ मैं देखता हूँ, अगर उसको स्प्लीन में गेली है तो मैं ये च्यूनेंथस का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर मुझे
वहाँ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता तो मैं चाइना और सियानोटस पे भी आ जाता हूँ। चाइना और सियानोटस, अगर मरीज़ को सख्त दर्द इधर होता है तो मैं लेक्सिस का या सियानोटस का 1 ml में 1 डोज दे देता हूँ, जो 2 मिनट में मरीज़ को सेटल कर देता है। लेक्सिस या सियानोटस 1 ml में 1 डोज हम खिलाते हैं और ना उधर ही मरीज़ 2-3 मिनट में सेटल हो जाता है। जीबी हम इसका चेक करते हैं, जीबी स्टोन इसको आपको मिलता है। क्या मिलता है? जीबी स्टोन आपको मिलता है। जीबी स्टोन में और दवाइयाँ याद रखें। जीबी स्टोन की जो बड़ी दवाइयाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोलेस्टीरियम करता हूँ, चाइना का इस्तेमाल करता हूँ, बारबेरस का करता हूँ। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मिलता है, सर बड़ा है, पेट बड़ा है, टांगें पतली हैं, जिस्म मटियाला है, सर पे गर्म पसीना होता है, ठीक है जी, तो मैं कलकीरकार का इस्तेमाल करता हूँ, राइट। कोलेस्टीरियम में लाजमी इस्तेमाल करता हूँ और बारबेरस को वगैरह का मैं लाजमी इस्तेमाल करता हूँ, चाइना का मैं लाजमी इस्तेमाल करता हूँ अगर जीबी स्टोन की बात कर रहा हूँ। अगर मरीज़ का मुंह का जायका ख़राब है तो मैं नेट्रोप्सर का साथ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी। तो ये जीबी स्टोन का मैं थोड़ा सा आपको कंपेरिजन दे दिया है। पिंक्रियाज में आप इसका सिम्टम चेक करते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस की दवाई है एज वी डिस्कस, ठीक है जी, बता दिया ना आपको। कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को? नो क्वेश्चन। आप आई इसका आप चेक करते हैं, जब इसका आई होगा ना उसमें उस पर क्या होगा, आप चेक करते हैं, स्क्लीरा चेक करते हैं तो वो क्या होगा, येलो होगा, राइट, ट्यूनेंथस वाला। हम इसका ज़ुबान चेक करते हैं, आंख से, नेक्ड आई से, थ्रू इंस्पेक्शन हम चेक करते हैं, इसका ज़ुबान चेक करते हैं तो उसका ज़ुबान पे येलो फर होगा, राइट। तो ये आपका क्लिनिकल यानी फीचर्स हैं, इंडिकेशंस हैं ट्यूनेंथस की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस ए, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी हार्ड।